संक्रामक और गैर संक्रामक कारक। जीवाणु जनित ब्रुसेलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, लिस्टीरियोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, कैम्फाइलोबैक्टीरियोसिस, विब्रियोसिस। प्रोटोजोआ जनित रोग होता है ट्राइकोमोनियोसिस सर्रा। विषाणु जनित रोग होता है BVD, ब्लू टंग, IBR, इन्फेक्टियस बोवाइन रेनिनोट्रैक्टिस। फफूंदी जनक रोग होते हैं एस्परजिलियोसिस। आहार से संबंधित कुपोषण, अकाल, चारे की कमी। पर्यावरण के कारण हीट, आनुवंशिक समस्याएं, भ्रूण में गुणसूत्रीय विकार, विषाक्त कारक, उर्वरक, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अल्फा टॉक्सिन, अर्गट, एस्ट्रोजन, स्राव करने वाले पादप, खनिज एवं विटामिन ए, सेलेनियम, औषधि एवं रसायन, एल्बेंडाजोल, CCl4। गर्भ में एक से अधिक भ्रूण होना। घोड़ी में गर्भपात का सबसे मुख्य कारण गर्भ में जुड़वा बच्चे है ट्विंस होना। कुतिया में यानी कि गर्भपात के मुख्य संक्रामक। कुतिया में ब्रुसेला कैनाइस, गाय भैंस में ब्रुसेला ओविरिस, घोड़ी में इक्वस हर्पिस वायरस, सुअरी में लेप्टोस्पाइरा, ऊँटनी में ट्राइपेनोसोमा इवांसी, भेड़ बकरी में कैम्फाइलोबैक्टीरियोसिस फीटस। ट्राइकोमोनियोसिस फीटस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। कैम्फाइलोबैक्टीरियोसिस फीवर या विब्रियोसिस में सेकेंड ट्राइमेस्टर में गर्भपात होता है। ब्रुसेला माइकोबैक्टीरिया, लेप्टोस्पाइरा, लिस्टीरियोसिस में तीसरी ट्राइमेस्टर में होता है। IBR वायरस ऑल ट्राइमेस्टर में गर्भपात का समय है। प्रसव, बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। प्रथम अवस्था सर्वाइकल का फैलाव, द्वितीय अवस्था बच्चे के जन्म, भ्रूण के बाहर आना, तृतीय अवस्था जेर का गिरना। प्रसव की अवस्था है, प्रथम अवस्था गर्भाशय संकुचन, मादा में बेचैनी, चारों ओर घूमना, बार बार उठना बैठना, नाड़ी दर, श्वसन दर का बढ़ना। द्वितीय अवस्था उच्च तीव्रता युक्त गर्भाशय एवं उदरीय संकुचन, लेबोरेपिन, फर्स्ट वाटर बैग का बाहर आना, सेकेंड वाटर बैग और बच्चे का जन्म। तृतीय अवस्था गर्भाशय संकुचन को तीव्रता का कम होना, प्लेसेंटोमी टूट जाती है तथा भ्रूणीय झिल्लियां या शरीर से बाहर आ जाती है। प्रसव की द्वितीयक अवस्था के महत्वपूर्ण बिंदु। द्वितीयक अवस्था प्रसव की सबसे छोटी अवस्था, फर्गुएशन रिफ्लेक्स। प्रसव के समय पीयूष ग्रंथि से अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन स्रावित होने की वजह से तेजी से साथ गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन होना। इस अवस्था में उच्च तीव्रता युक्त गर्भाशय व उदरीय संकुचन होता है, जिसकी वजह से प्रसव पीड़ा होती है या लेबर पेन होता है। फर्स्ट वाटर बैग या द्वितीय अवस्था की शुरुआत को इंगित करता है। इसमें भ्रूण नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे फ्लैश वाटर बैग कहते हैं। सेकेंड वाटर बैग एम्नियोनिक, इसके अंदर भ्रूण रहता है, इसलिए इसे ट्यूब वाटर बैग कहा जाता है। घोड़ी में प्रथम अवस्था में 1 से 4 घंटे का, गाय में 2 से 6 घंटे प्रथम अवस्था होती है, भेड़ में 2 से 6 घंटे प्रथम अवस्था होती है, सुअरी की 2 से 12 घंटे प्रसव की प्रथम अवस्था होती है। घोड़ी में दूसरी अवस्था 12 से 30 मिनट, गाय में 3 से 60 मिनट, भेड़ में 30 से 120 मिनट द्वितीय अवस्था होती है, सुअरी की 150 से 180 मिनट। घोड़ी की तृतीय अवस्था 1 घंटा, गाय की तृतीय अवस्था में 6 से 12 घंटे, भेड़ की तृतीय अवस्था में 5 से 8 घंटे और सुअरी की तृतीय अवस्था में 1 से 4 घंटे। प्रसव का हार्मोनल नियंत्रण। प्रसव को उद्दीपन देने का कार्य स्वयं भ्रूण करता है। गर्भावस्था के अंतिम समय में
फीटल हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल HPAXL का उद्दीपन होने से भ्रूण की एड्रिनल ग्रंथि फीटल कोर्टिसोल का स्राव बढ़ जाता है। फीटल क्लाइकोरिस्ट मादा में प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता को कम करता है तथा एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ाता है और PGF2 अल्फा की स्रावित करता है। रिलैक्सेशन हार्मोन सर्विक्स का फैलाव करता है। यह सैक्रो लिगामेंट को रिलैक्स कर जन्म को दुर्लभ बनाता है। भ्रूण के द्वारा सर्विक्स पर दबाव की वजह से तंत्रिका के माध्यम से जाने वाला संदेश मादा की पश्च ग्रंथियों में ऑक्सीटोसिन का स्राव तेजी से करता है। फर्ग्यूसन और रिफ्लेक्स कहा जाता है। एस्ट्रोजन, PGF2 अल्फा एवं ऑक्सीटोसिन तीनों मिलकर गर्भाशय में संकोचन कराते हैं। निषेचन के समय एस्ट्रोजन का स्तर उच्च और प्रोजेस्टेरोन का स्तर निम्न होता है। गर्भकाल के दौरान प्रोजेस्टेरोन का स्तर उच्च और एस्ट्रोजन का स्तर निम्न होता है। प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन का स्तर उच्च, PGF2 अल्फा का स्तर उच्च और रिलैक्सेशन हार्मोन का स्तर उच्च। प्रोजेस्टेरोन निम्न और एस्ट्रोजन उच्च होता है। प्रसव के समय प्रोजेस्टेरोन का स्तर निम्न रहता है। फीटल एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सेशन एवं PGF2 अल्फा का स्तर उच्च होता है। यूटेराइन टॉर्सन गर्भाहित गर्भाशय का अपने अक्ष पर घूम जाना, जिसकी वजह से बर्थ कैनाल सक्रिय होने के कारण डिस्टोकिया होना। यह समस्या सबसे ज्यादा भैंस में देखने को मिलती है। यूनिपेरस जानवर गाय, भैंस और घोड़ी में टॉर्सन गर्भाशय के दोनों हॉर्न में एक साथ होता है, क्योंकि इन जानवरों में दोनों हॉर्नों के मध्य मजबूत इंटरकॉर्नुअल लिगामेंट पाया जाता है। मल्टीपेरा जानवर, सुअरी और कुतिया इंटरकॉर्नुअल लिगामेंट अनुपस्थित होते हैं। प्री सर्वाइकल गर्भाशय के पश्च भाग का घूमना, सर्विक्स के पहले भाग का हिस्सा। पोस्ट सर्वाइकल गर्भाशय के साथ साथ वेजाइना के अग्र भाग का टॉर्सन में शामिल होना। घुमाव की दिशा के आधार पर राइट साइड में गर्भाशय की घड़ी की चलने की दिशा में घुमाना, लेफ्ट साइड टॉर्सन में गर्भाशय को घड़ी की चलने की दिशा में विपरीत घुमाना। राइट साइड टॉर्सन ज़्यादा देखने को मिलता है। घुमाव की डिग्री के आधार पर फर्स्ट 90 डिग्री के घुमाव, सेकंड 180 के घुमाव पर, थर्ड 270 और फोर्थ 360 के घुमाव पर गर्भाशय का संपूर्ण घुमाव। जानवरों को जमीन पर पलटना, राइट साइड टॉर्सन को सही करने के लिए जानवरों को राइट साइड में पलट देना। लेफ्ट साइड टॉर्सन को सही करने के लिए जानवरों को लेफ्ट साइड में पलटना। सैचिफर मेथड, पार्क ओवर द फ्लैंक, यह जानवरों को जमीन पर पलटने वाली विधि का संशोधित रूप है, जिसमें जानवरों को पलटते समय उदर पर लकड़ी के पट्टे 10 से 12 फीट लंबा, 10 से 12 इंच चौड़ा द्वारा दबाव लगाया जाता है, जिसमें से जानवरों के घूमते समय भ्रूण स्थिर रहे सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला तरीका है। लेपोटोमी, उदर पर चीरा, सी सेक्शन, प्रोलैप्स, शरीर के किसी भी अंग का प्राकृतिक छिद्र से बाहर आना। यूटेराइन प्रोलैप्स, गर्भाशय का वल्वा के रास्ते शरीर से बाहर आना। सर्विकोवेजाइनल प्रोलैप्स, सर्विक्स एवं वेजाइना का वल्वा के रास्ते शरीर से बाहर आना। यूटेराइन प्रोलैप्स,
गर्भाशय का वल्वा के रास्ते शरीर से बाहर आना, इसे कैस्टिंग ऑफ विंडर, कैस्टिंग ऑफ द काल्फ ब्रेड भी कहा जाता है। खनिज कैल्शियम व फास्फोरस की कमी, अत्यधिक ढीला एवं शिथिल गर्भाशय, पैल्विक भाग का अत्यधिक ढीला पड़ जाना और वंशानुगत। एंटीसेप्टिक घोल से गर्भाशय को साफ कर गर्भाशय बाहर निकले हुए हैं। गर्भाशय को ठंडा पानी व चीनी का घोल, ठंडा पानी रक्तापूर्ति के कम करे के ओडिमा को बढ़ने से रोकता है तथा चीनी का घोल ओडिमा को कम करता है। गर्भाशय को अंदर धकेलने तथा पस यूरिया को 2 से 4 बोलस गर्भाशय में रखें। ROP रोप टिश्यू लगाएं। जानवरों के पीछे के पैरों के नीचे मिट्टी डालें ताकि रुमन का दबाव गर्भाशय पर न पड़े। मिनरल मिक्सचर खिलाएं। सर्वाइकोवेंजाइनल प्रोलेप्स, सर्वाइकल वेंजाइनल प्रोलेप्स, सर्वाइक्स एवं वेंजाइना का वल्वा के रास्ते शरीर से बाहर आना। फर्स्ट डिग्री प्रोलेप्स, जब जानवर बैठता है तब वेंजाइना का तल वल्वा से बाहर आ जाता है तथा जब जानवर खड़ा होता है तो वेंजाइना का तल वल्वा के अंदर चला जाता है। सेकंड डिग्री प्रोलेप्स, जानवरों की बैठी हुई अवस्था में या खड़ी अवस्था में वेंजाइना का तल वल्वा से बाहर रहता है। सेकंड डिग्री, जानवर बैठी हुई या खड़ी अवस्था में वेंजाइना का तल वल्वा से बाहर रहता है। थर्ड डिग्री प्रोलेप्स, सर्वाइकल प्रोलेप्स, वेंजाइना के साथ साथ सर्विक्स का भी वल्वा के रास्ते से संपूर्ण बाहर आता है। थर्ड में वेंजाइना के साथ साथ सर्विक्स का भी वल्वा के रास्ते पूर्णतः बाहर आना। यूटेराइन प्रोलेप्स के जैसा। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, रिटेंशन फीटल मेमोरीन, गाय में भ्रूणीय झिल्लियों का प्रसव के 12 घंटे बाद भी शरीर से बाहर न आना। मिनरल मिक्सचर न खिलाने पर, विटामिन ई या ए या सेलेनियम की कमी होने पर, सर्विक्स का आंशिक रूप से बंद होना, डिस्टोकिया के कारण गर्भाशय का शिथिल पड़ना, ऑप्लिसेंटाइटिस का वजह से। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, PGF2 अल्फा का इंजेक्शन दें। ROP में, किसमें? ROP में हाथ के द्वारा कोटिलिडनरी एवं कोरंकल्स को अलग करना। यूटोकिया एवं डिस्टोकिया, यूटोकिया ही या सामान्य प्रसव या प्राकृतिक प्रसव, डिस्टोकिया यानी कि कष्टदायक प्रसव। डिस्टोकिया के कारण, यहाँ के कारण, आधारभूत कारण, वंशानुगत कारण, ब्रोनसिस या बुलडॉग में। पोषक तत्व या कम पोषक, अधिक पोषक, पोषक के समय में अंतराल में लगातार बदलाव, छोटे आकार की मादा का बड़े आकार के नर से समागम कराने पर बड़े आकार के भ्रूण का विकास होना। चोट संबंधी कारक, मादा के उदरीय हर्निया होना, गर्भाशय के अंतिम समय कैल्शियम की कमी के कारण गाय प्रसव के समय जोर नहीं लगा पाती है। तात्कालिक कारक, मातृत्व प्रसवावरोध, यूटेराइन इंट्रेक्सिया, प्रसव के समय गर्भाशय का शिथिल पड़ना। प्राइमरी यूटेराइन इंट्रेक्सिया, प्रसव के शुरुआत में ही गर्भाशय संकुचन का कमजोर होना। सेकेंडरी यूटेराइन इंट्रेक्सिया, प्रसव के समय गर्भाशय द्वारा लगातार संकुचन के बाद गर्भाशय की मांसपेशियों का थक जाना। नोट: सुअरी एवं कुतिया में डिस्टोकिया का मुख्य कारण होता है ऑक्सीटोसिन। सुअरी एवं कुतिया में डिस्टोकिया का मुख्य कारण होता है ऑक्सीटोसिन। यूटेराइन टॉर्सन, गर्भाशय का अपने अक्ष पर घूम जाना, यह गाय में डिस्टोकिया का मुख्य कारण है। रिंगवर्म, सर्विक्स का मुंह न खुलना, यह भेड़ में डिस्टोकिया का मुख्य कारण है। वेलेथामाइड ब्रोमाइड का इंजेक्शन देते हैं। टॉर्सन होने पर वेलेथामाइड ब्रोमाइड का इंजेक्शन दे। भ्रूणीय प्रसवावरोध, भ्रूण के आकार का मां के पेल्विक की तुलना में असमानुपाती होना, यह गाय में डिस्टोकिया का मुख्य कारण है। भ्रूण के आसन व प्रस्तुति का असामान्य होना, यह घोड़ी में डिस्टोकिया का मुख्य कारण है।
प्रस्तुति, गर्भाशय के अंदर भ्रूण की प्रस्तुति या स्थिति व आसन। प्रस्तुति प्रेजेंटेशन, भ्रूण के लंबवत अक्ष का मां के लंबवत अक्ष के साथ संबंध। एंटीरियर लॉन्गिस्टर प्रेजेंटेशन, भ्रूण के अग्रपाद मुख वर्त कैनाल की तरफ होते हैं एवं भ्रूण के शरीर लंबवत होता है। नोट, यह गाय भैंस में भ्रूण की असामान्य प्रस्तुति। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडाइनल प्रेजेंटेशन, भ्रूण के पश्चपाद वर्त कैनाल की तरफ होते हैं। भ्रूण का मुख गर्भाशय के अंदर की तरफ होता है। भ्रूण का शरीर लंबवत होता है। प्रेजेंटेशन मुख्यतः 3 प्रकार का हो सकता है। लॉन्गिट्यूडाइनल प्रेजेंटेशन, सामान्य प्रस्तुति। ट्रांसवर्सिस प्रेजेंटेशन, असामान्य प्रस्तुति। ट्रांसवर्जन प्रेजेंटेशन मुख्यतः घोड़ी में देखने को मिलता है। वर्टिकल प्रेजेंटेशन, असामान्य प्रस्तुति। स्थिति लंबवत प्रस्तुति ही में है। भ्रूण के कशेरुक दंड का मां के सैक्रम के साथ संबंध। गाय भैंस में भ्रूण की सामान्य स्थिति डोर्सोसैक्रल होती है। इसमें भ्रूण की पीठ मां के सैक्रम की तरह होती है। आसन, भ्रूण के पैरों व सिर का स्वयं के शरीर के साथ संबंध। भ्रूण के सिर व अग्रपाद में खिंचाव होना। भ्रूण के सिर का कार्पस लुटियम में रखा होना। गाय भैंस में भ्रूण का सामान्य आसन। गाय के गर्भाशय के अंदर भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति, स्थिति व आसन। सामान्य प्रस्तुति, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडाइनल। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडाइनल। सामान्य स्थिति डोर्सोसैक्रल। सामान्य आसन, सिर, भ्रूण के सिर व अग्रपाद का खिंचा हुआ होना। भ्रूण के सिर कार्पस जॉइंट पर रखा होना। गर्भाशय में भ्रूण की असामान्य प्रस्तुति, स्थिति व आसन। डॉग स्टाइल पोजीशन में प्रस्तुति, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडाइनल, डोर्सोसैक्रल और बाइवेलेंट शेप फ्लेक्सर होता है। भ्रूण के चारों पैर मुख वर्त कैनाल की ओर रखते हैं। अग्रपाद के ऊपर मुख रखा होता है। पश्चपाद लंबवत शरीर के नीचे फैले हुए रहते हैं। बिच प्रेजेंटेशन, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडाइनल, डोर्सोसैक्रल, बाइवेलेंट हिप फ्लेक्सर। सिर के भ्रूण के सिर पैर अंदर की तरफ योनि के रास्ते हाथ डालने पर भ्रूण की पूंछ महसूस होती है। मल म्यूटेशन, वे तरीका जिसमें भ्रूण को सामान्य प्रस्तुति, स्थिति व आसन में लाया जाता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। रिपुलेशन या रिप्रोल्यूशन, भ्रूण को गर्भाशय के अंदर धकेलना ताकि भ्रूण की प्रस्तुति, स्थिति व आसन को सही करने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। टॉर्सन, भ्रूण को उसके लंबवत अक्ष पर घुमाना ताकि डोर्सोसैक्रल पोजीशन में लाया जा सके। वर्जन, भ्रूण को उसके ट्रांसवर्सिस अक्ष पर घुमाना। फोर्सी ट्रांसेशन, बाह्य बल लगाकर भ्रूण को बाहर निकालना। नोट, भ्रूण को सामान्य प्रस्तुति, स्थिति, आसन में लाने के पश्चात ही बाह्य बल लगाएं। बल एक समान होना चाहिए। बल हमेशा नीचे की दिशा में होना चाहिए। फिटोटॉमी, मृत भ्रूण को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके गर्भाशय से बाहर निकालना। सी सेक्शन या सीजरन सेक्शन, गर्भाशय में चीरा लगाकर भ्रूण को बाहर निकालना। मादा बांझपन, बच्चे पैदा करने में अस्थायी असमर्थता। मादा बांझपन, मादा में जन्मजात विकार, कार्यात्मक और संक्रामक। जन्मजात होता है फ्री मार्टिन, व्हाइट एपल डिजीज, ओवेरियन हाइपोप्लासिया, ओवेरियन एपोप्लेशिया, हीरोमेफोडाइया और पैरा ओवेरियन सिस्ट। कार्यात्मक कारण होते हैं
सिस्टिक ओवेराइन एनिस्टस और रिप्लेस ब्रीडिंग। संक्रामक कारक दो प्रकार होते हैं, विशिष्ट और अविशिष्ट। विशिष्ट कारक होते हैं ब्रुसेलोसिस, लिस्टीरियोसिस, ट्राइकोमोनियोसिस, सर्रा, IBR, लेप्टोस्पायरोसिस, कैमोफाइलोबैक्टीरियोसिस जीवाणु जनित होते हैं। मेस्टाइटिस, पायोमेटा, सर्वाइसिस, वेंजाइना और एंडोमेट्रियम अविशिष्ट होते हैं। व्हाइट एपरहन डिजीज यह मुख्यतः शॉर्ट हॉर्न गाय की नस्ल में देखने को मिलती हैं। मुलेरियन डक्ट का विकास न होने की वजह से मादा जनना अल्पविकसित रह जाते हैं। इस स्थिति में मादा बांझ होती है। फ्री मार्टिन गाय में बछड़ा व बछड़ी जुड़वा पैदा होते हैं। बछड़ा सामान्य होता है जबकि बछड़ी बांझ होती है। इस बांझ बछड़ी को ही फ्री मार्टिन कहते हैं। ओवेराइन एप्लेशिया अंडाशय का विकास न हो पाना। ओवेराइन हाइपोप्लेशिया अंडाशय का अल्पविकसित रह जाना। पैरा ओवेराइन सिस्ट पैराट्यूबल सिस्ट अंडाशय एवं अंडवाहिनी के आसपास सिस्ट का बनना नकारात्मक कारण। सिस्ट ओवेराइन या ओवेराइन सिस्ट अंडाशय में सिस्ट बनने की वजह से मादा में मध्य चक्र का अनियमित होना। यह भ्रूण दो प्रकार के होते हैं, फॉलिकल और ल्यूटियल। फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट में अंतर। फॉलिकुलर सिस्ट यह इसमें अंडोत्सर्ग न हुआ हो और जिसमें आंशिक ल्यूटिनाइजेशन हो गया हो या में सिस्ट का बनना। सिस्ट का व्यास 2.5 होता है, 10 दिन से अधिक समय तक बनी रहती है। और ल्यूटियल सिस्ट 2.5 से ज़्यादा होती है और 1 माह से अधिक समय तक बनी रहती है। सिस्ट की वाल्व थिक होती है और ल्यूटियल सिस्ट की वाल्व थिन होती है। लक्षण हीट के में बने रहना और गाय में हीट में न आना। गाय की पूंछ का ऊपर उठना, गाय के शरीर का भार होना तथा गाय का स्टीर जैसा दिखना। शिष्ट की संख्या बहुतायत में होती है और मादा अंडाशय में देखने को मिल सकती है और ल्यूटियल सिस्ट एकल होती है और एक ही अंडाशय में देखने को मिलती है। फॉलिकुलर सिस्ट LH, GnRH और HCG PGF2 अल्फा ल्यूटियल सिस्ट में हार्मोन बनते हैं। एनिस्टस मादा जानवरों का हीट में न आना। एनिस्टस मादा जानवरों का हीट में न आना। पेरियर ब्रीडिंग ऐसी गाय जिसमें मध्य चक्र सामान्य चल रहा हो, यदि लगातार 3 बार AI करने पर गर्भित नहीं हो तो उसे रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं। यह समस्या को ही रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं। संक्रामक विशिष्ट कारक जीवाणु कैमोफाइलोबैक्टीरियोसिस या विब्रियो सेकंड ट्राइमेस्टर में गर्भपात। ब्रुसेलोसिस, लिस्टीरियोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस थर्ड ट्राइमेस्टर में गर्भपात। प्रोटोजोआ जनित रोग ट्राइकोमोनियोसिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गर्भपात। विषाणु जनित रोग इन्फेक्टियस बोवाइन रीनिनोट्राइकिया IBR गर्भावस्था के किसी भी ट्राइमेस्टर में गर्भपात। अविशिष्ट कारक मेटाइटिस गर्भाशय की सभी परतों में सूजन आना। एंडोमेट्रियम गर्भाशय की आंतरिक परत में सूजन आना। गर्भाशय की आंतरिक परत में सूजन का आना। पायोमेटा गर्भाशय में मवाद का पड़ना। सर्विसाइटिस सर्विक्स में सूजन आना। वेंजिनाइटिस योनि में सूजन आना। ट्राइकोमोनियोसिस एवं विब्रियोसिस। ट्राइकोमोनियोसिस या विब्रियोसिस कारक ट्राइकोमोनियोसिस फीटस या विब्रियोसिस कैमोफाइलोबैक्टीरियोसिस फीटस यानी कि वाइब्रियो फीटस। संक्रामक मुख्यतः किसी भी प्रजाति में होता है। गाय भैंस में होता है और विब्रियोसिस भेड़ बकरी में होता है। गर्भपात का समय ट्राइकोमोनियोसिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, विब्रियोसिस सेकंड ट्राइमेस्टर में। फैलती कैसे? समागम से और विब्रियोसिस ही समागम। क्या देखने को मिलता है? पायोमेट्रा
गर्भाशय में पोटैटो जैसा मवाद दिखाई देते हैं। भीड़ में एबोर्जन स्ट्रोम युग्मनज नर एवं मादा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया नर एवं मादा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को ही युग्मनक जनन कहते हैं। नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडा। नर में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया जो शुक्र जनन कहा जाता है। मादा में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है। युग्मक जनन के प्रकार शुक्र जनन और अंड जनन। शुक्र जनन शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं और अंड के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। शुक्र जनन वृषण में पाए जाते हैं, अंड जनन अंडाशय में। शुक्र जनन की प्रक्रिया वृषण में संपन्न होती है, अंड जनन की प्रक्रिया अंडाशय में एवं अंतिम कुछ अवस्थाओं ओविडक्ट में संपन्न होती है। शुक्र जनन एक सतत प्रक्रिया है और अंड जनन एक असतत प्रक्रिया है। शुक्र जनन में गतिशील नर युग्म और अंड जनन में अगतिशील नर युग्म मादा युग्म। अंड जनन में अगतिशील मादा युग्म। स्पर्मेटोगोनिया 4 समसूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय फर्स्ट में और सेकंड और प्री स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्म होता है। अर्धसूत्रीय सेकंड में 2 स्पर्मेटस होते हैं। अर्धसूत्रीय फर्स्ट में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती हैं। 4 समसूत्रीय विभाजन से 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। 4 समसूत्रीय विभाजन से 16 प्राइमरी। अर्धसूत्रीय फर्स्ट से सेकंड 2 सेकंड। अर्धसूत्रीय सेकंड से सेकंड। एक स्पर्मेटोगोनियम से 16 शुक्राणु बनते हैं। एक स्पर्मेटोगोनियम से 16 शुक्राणु बनते हैं और फर्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु और से फर्स्ट प्राइमरी और फर्स्ट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 शुक्राणु बनते हैं। शुक्र जनन की प्रक्रिया वृषण की सेमिनिफेरस ट्यूबुलस में चलती है। वृषण का 90% हिस्सा सेमिनिफेरस ट्यूबुलस में से बना होता है। सेमिनिफेरस ट्यूबुलस में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु की जनक कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं। स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु की जनन कोशिकाएं। सेमिनिफेरस ट्यूबुलस के मध्य की जगह में लेडिन सेल्स पाई जाती हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं। अतः वृषण की अंतःस्रावी कोशिकाएं लेडिंग सेल होती हैं। नर में शुक्र जनन की प्रक्रिया प्यूबर्टी आने पर शुरू होती है तथा जीवन भर चलती रहती है। सांड में शुक्र जनन की पूर्ण प्रक्रिया 64 दिन में का समय लगता है। सांड की शुक्र जनन की पूर्ण प्रक्रिया में 64 दिन का समय लगता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यह मुख्यतः 2 प्रक्रियाओं से मिलकर बनी होती है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का बनना। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। स्पर्मीटो शुक्राणुओं का सर्टोली सेल से निकलकर सेमिनिफेरस ट्यूबुलस को ल्यूमन में आना। स्पर्मेशन शुक्राणु की सर्टोली सेल से निकलकर सेमिनिफेरस ट्यूबुलस की ल्यूमन में आना। इंजैकुलेशन वीर्य का शरीर से बाहर आना। महत्वपूर्ण बिंदु। सांड में शुक्र जनन की प्रक्रिया अच्छे से चल सके इसके लिए वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। वृषण का तापमान को नियंत्रित करने के लिए पेमिनिफोरम फ्लेक्सर पाया जाता है।
वृषण के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पम्पिनिफॉर्म फ्लेक्सर पाया जाता है, जो एक प्रकार का वेनियस फ्लेक्सर है। इसका निर्माण मुख्य टेस्टिबुकुलर वेन्स करती है। पेमिनिफॉर्म फ्लेक्सर टेस्टिकुलर आर्टरी वृषण को रक्त आपूर्ति करते हैं। वृषण की शिराओं में पेमिनिफॉर्म फ्लेक्सर का निर्माण करती है, जो धमनियों द्वारा लाए गए रक्त को ठंडा करने का कार्य करती हैं। वृषण कोश की त्वचा में पसीना ग्रंथियां पाई जाती हैं। वृषण कोश की त्वचा में सबकुटेनियस फैट नहीं पाई जाती। सर्दियों के मौसम में क्रीमेस्टर मसल्स एवं डोर्सो मसल में संकुचन होता है, जिसकी वजह से वृषण शरीर के पास आ जाते हैं। गर्मियों के मौसम में क्रेमेस्टर्ड मसल्स एवं डोर्सो मसल शिथिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वृषण शरीर से दूर चले जाते हैं। मादा में जन्म के समय तक सभी उगोनियम बनकर तैयार हो जाते हैं, अतः जन्म के पश्चात नई उगोनियम नहीं बनती है। जन्म के पश्चात अंडजनन की प्रक्रिया अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन अवस्था में आकर रुक जाती है। जन्म के पश्चात अंडजनन की प्रक्रिया अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन अवस्था में आकर रुक जाती है। अंडजनन की प्रक्रिया अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन अवस्था में आकर रुक जाती है, जिसे फ्री एरर FIRST फर्स्ट एरेस्ट कहा जाता है। यह विभाजन प्यूबर्टी आने पर ही वापस शुरू होती है। अंडजनन की प्रक्रिया द्वितीय oocyte और अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड मेटाफेज सेकंड पर आकर रुक जाती है, जिसे सेकेंडरी एरेस्ट कहा जाता है। यह विभाजन निषेचन होने पर वापस शुरू होती है। एक उगोनियम में एक ओवम बनता है। एक प्राइमरी oocyte में एक ओवम बनता है। वेटनरी एंड्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें नर पशु के जननांग, उनमें बांझपन की समस्या एवं समाधान का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें नर पशु के जननांग, उनके बांझपन की समस्या एवं समाधान का अध्ययन किया जाता है, उसे वेटनरी एंड्रोलॉजी कहते हैं। एपिडिडाइमिस के कार्य शुक्राणुओं का संग्रहण करना, शुक्राणुओं को परिपक्व करना, शुक्राणुओं की सांद्रता। शुक्रवाहिनी एपिडिडाइमिस से निकलने वाली ही नलिकाएं जो शुक्राणु से लेकर जाती हैं। एम्पुला शुक्रवाहिनी का अंतिम भाग फूला हुआ होता है, इसे एम्पुला कहते हैं। नर की सहायक जनन ग्रंथियां सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोटेस्ट ग्रंथियां, कॉपर ग्रंथियां। नोट: सहायक जनन ग्रंथियों का कार्य सेमाइनल प्लाज्मा स्रावित करना। सेमाइनल प्लाज्मा का लगभग 60% हिस्सा सेमाइनल वेसिकल्स स्रावित करता है। सेमाइनल वेसिकल्स के स्राव विटामिन सी, क्रिटिकल एसिड, फ्यूक्टोज पाए जाते हैं। वीर्य में पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज होती है। वीर्य में पाई जाने वाली ही शर्करा फ्रक्टोज होती है। सांड के वीर्य का पीला रंग राइबोफ्लेविन की वजह से होता है। कुत्ते में सेमाइनल वेसिकल्स एवं काउपर ग्रंथियां अनुपस्थित होते हैं। कुत्ते में सेमाइनल वेसिकल्स एवं काउपर ग्रंथियां अनुपस्थित होते हैं। कुत्ते एवं बिलाव में सेमाइनल वेसिकल्स ग्रंथियां अनुपस्थित हो। कुत्ते एवं बिलाव में सेमाइनल वेसिकल्स ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। कुत्ते में पाई जाने वाली एकमात्र सहायक ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि एकमात्र सहायक ग्रंथि है जो सभी पालतू जानवरों में पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि एकमात्र सहायक जनन अंग है जो युग्म में नहीं पाई जाती। प्रोस्टेट ग्रंथि युग्म में नहीं पाई जाती है। सेमाइनल फ्लेक्सर जानवरों के शिश्न में पाया जाने वाला एस आकृति का घुमाव
कुत्ते, बिलाव एवं घोड़े में अनुपस्थित होता है। सिग्मोइड फ्लेक्सर कुत्ता, बिलाव एवं घोड़े में अनुपस्थित होता है। सेमाइनल फ्लेक्सर के प्रकार: प्री स्क्रोटल सुअर और ऊंट में, पोस्ट स्क्रोटल बुल, रेम और बुक में। सिग्मोइड फ्लेक्सर तभी दिखाई देता है जब शिश्न शिथिल होता है। शिश्न में तनाव की अवस्था में सिग्मोइड फ्लेक्सर गायब हो जाता है। शिश्न मोड: शिश्न का फूला हुआ हिस्सा प्रीप्यून्स से ढका रहता है। शिश्न मुंड: शिश्न का फूला हुआ हिस्सा प्रीप्यून्स से ढका रहता है। बिलाव एवं सुअर में ग्लैंडिंग पेनिस अनुपस्थित होता है। ग्लांस पेनिस अनुपस्थित। सुअर एवं बिलाव में ग्लांस पेनिस अनुपस्थित होता है। बिलाव के शिश्न के अंतिम भाग में लगभग 120 कांटे पाए जाते हैं, जिनकी वजह से समागम के समय बिल्ली अत्यधिक चिल्लाती है। कुत्ते के शिश्न मुंड का पिछला हिस्सा अत्यधिक फूला हुआ होता है, जिसे बल्बस ग्लैंड कहा जाता है। घोड़े के शिश्न मुंड के आधार पर एक बॉर्डर पाया जाता है, जिसे कॉर्नुअल ग्लैंड कहा जाता है। यूरेथ्रल प्रोसेस: मेढ़ा एवं घोड़े में ग्लैंड पेनिस के से बाहर निकला हुआ यूरेथ्रा का उभार अंतिम शिरा प्रीप्यून्स। ग्लांस पेनिस के ऊपरी पर पाई जाने वाली त्वचा की परत प्रीप्यून्स। ग्लांस पेनिस के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली त्वचा की परत प्रीप्यून्स कहलाती है। डबल फोल्डिंग प्रीप्यून्स घोड़े में पाई जाती है। डबल फोल्डिंग प्रीप्यून्स घोड़ी में पाई जाती है। पेप्यूटिक्स डिवर्टिकुलम: सुअर के प्रीप्यून्स की ओपनिंग के ऊपर पाई जाने वाली थैली नुमा संरचना, जिससे पेशाब, स्राव एवं मृत कोशिकाएं एकत्रित हो जाती हैं, जिसके कारण एक विशिष्ट गंध आती है। महत्वपूर्ण बिंदु: कुत्ते में कोपुलेटरी या कोइटल या लॉकिंग फेज। परिभाषा: समागम के समय कुत्ते के शिश्न का मादा की योनि में लॉक होना। शिश्न योनि के अंदर प्रवेश होने के पश्चात बल्बस ग्लैंड में रक्त का प्रवाह ज़्यादा होने की वजह से इसमें सूजन आ जाती है। विभिन्न प्रजाति में वीर्य एकत्रण की विधियाँ। कृत्रिम योनि सबसे सरल, सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाला तरीका है। इलेक्ट्रो इंजेकुलेशन, स्पॉन्जी मेथड और मसाज मेथड। भेड़ में है कृत्रिम योनि। इलेक्ट्रो इंजेकुलेशन समागम के पश्चात योनि से वीर्य का एकत्रण। कृत्रिम योनि यह सबसे सरल, सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाला तरीका है। सुअर में कृत्रिम योनि हाथ के दस्तानों से। घोड़े में कृत्रिम योनि आर्टिफिशियल वेजाइना वीर्य एकत्रण का सबसे आसान तरीका है। कुत्ते में हाथ से सहला कर वीर्य एकत्रण का सबसे सरल और सबसे सस्ता तरीका है कृत्रिम योनि। पालतू जानवरों में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला वीर्य एकत्रण का तरीका कृत्रिम योनि है। सांड से एक सप्ताह में 2 से 3 बार वीर्य एकत्रण करना चाहिए। कृत्रिम योनि विधि से वीर्य एकत्रण करने के लिए कृत्रिम योनि विधि से वीर्य एकत्रण करने के लिए एक नकली मादा की आवश्यकता होती है। वीर्य एकत्रण करते समय कृत्रिम योनि को जमीन से 45 के कोण पर स्थिर रखना चाहिए, ताकि कृत्रिम योनि एवं शिश्न एक ही अक्ष पर आ सके। सांड से वीर्य एकत्रण का सबसे अच्छा जल्दी सुबह भोजन से पहले। वीर्य एकत्रण का सबसे अच्छा मौसम सर्दियों का मौसम। सांड में वीर्य एकत्रण के लिए सांड का चयन 6 से 12 माह की उम्र में करना चाहिए। सांड को 8 से 12 माह की उम्र पर बुल नोज रिंग पहनानी चाहिए।
सांड को लैंगिक बीमारियों के लिए ट्राइकोमोनियोसिस, कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस, ब्रुसेलोसिस परीक्षण 18 माह की उम्र पर करें। सांड को वीर्य एकत्रण के लिए 18 माह की उम्र में ट्रेनिंग शुरू करना चाहिए। सांड को 24 माह की उम्र में वीर्य एकत्रण शुरू करना चाहिए। सांड से वीर्य की सबसे अच्छी गुणवत्ता व सबसे ज़्यादा आयतन 5 से 8 वर्ष की उम्र में प्राप्त होता है। सबसे अच्छा सांड से वीर्य की सबसे ज़्यादा गुणवत्ता, सबसे ज़्यादा आयतन 5 से 8 वर्ष की उम्र में होता है। सुअर में वीर्य एकत्रण के लिए दबाव सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इलेक्ट्रो इंजेकुलेशन विधि। वीर्य एकत्रण के लिए इलेक्ट्रो इंजेकुलेशन तरीका सर्वप्रथम 1922 में बेटेलिंग नामक वैज्ञानिक ने पिग में उपयोग में लिया था। इस विधि में नकली मादा की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रो इंजेकुलेशन, इस विधि में एक वोल्टेज पर प्रत्यावर्तन धारा जो मलाशय के इलेक्ट्रोड लगाकर गुजारते हैं, जिससे सैक्रल एवं पेल्विक नर्व को उत्तेजित किया जाता है ताकि वृद्ध, विकलांग व असहाय नरों से वीर्य एकत्रित किया जा सके। जानवरों में कृत्रिम योनि के मॉडल। सांड में डेनिश, घोड़े में मिसिसिपी या मिसोरीड मॉडल और सुअर में नॉर्वेजियन मॉडल। कृत्रिम योनि की लंबाई एवं तापमान। सांड में 35 से 40 सेमी, कृत्रिम योनि का तापमान 39 से 41, कुत्ते में 20, बकरे में 20, सुअर में 12 सेमी और घोड़े में 54 सेमी की लंबाई होती है। कुत्ते में 40 से 42, बकरे में योनि का तापमान 45 से 50, सुअर में 45 से 50 और घोड़े में 45 से 50 होता है। सांड में 39 से 41, कुत्ते में 40 से 42 होता है। वीर्य परीक्षण। वीर्य में जीवित मृत शुक्राणुओं की गणना के लिए इम्यूनोएन्गरोसिंग स्ट्रेन काम में लेते हैं। वीर्य सैंपल में शुक्राणुओं की सांद्रता, घनत्व निकालने के लिए हीमोसाइटोमेटर काम में लेते हैं। फ्रक्टोलाइसिस इंडेक्स, फ्रक्टोज की वह मात्रा जो 1 बिलियन 10⁹ शुक्राणुओं के द्वारा 1 घंटे में 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उपयोग में ली जाती है। यह शुक्राणुओं की उपापचयी क्रियाओं को दर्शाती है। वीर्य का सामान्य पीएच। कुत्ते में 6.7, रुमंथी जानवर 6.8 होता है, घोड़ा और सुअर में 7.4 होता है। सांड के वीर्य का रंग। सामान्य रंग क्रीमी व्हाइट, पीला रंग राइबोफ्लेविन की वजह से, भूरा रंग और चाइटिस के कारण होता है, हरा रंग पिस्यूडोमोनास इनरगेनोसा के संक्रमण के कारण, लाल रंग रक्तस्राव के कारण। वीर्य की संलग्नता एवं गुणवत्ता में संबंध। वीर्य की संलग्नता व गुणवत्ता। थिक, थिन बहुत अच्छा, थिक सर्वोत्तम और वेटेड बहुत खराब होता है। गाढ़े एवं अपारदर्शी वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या अधिक होती है। गाढ़े एवं अपारदर्शी वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। पतले पानी जैसे पारदर्शी में शुक्राणु की संख्या बहुत कम होती है। एक फिल्ट्रिम बुल में 20 से ज़्यादा सामान्य शुक्राणु नहीं होने चाहिए। एक फर्टिली बुल में एक फर्टिली बुल के वीर्य में 20% से ज़्यादा असामान्य शुक्राणु नहीं होने चाहिए। शुक्राणु एवं अंडे में फर्टिलिटी या कहा जीवन काल। गाय में 1.5 से 2 दिन शुक्राणु का, भेड़ बकरी में 1.5 से 2,
घोड़ी में 3 से 5, सुअर में 1 से 3 दिन शुक्राणुओं के जिंदा रहने की जीवन काल। गाय में अंडाशय का जीवन काल 20 से 24 घंटे, भेड़ बकरी में 10 से 24 घंटे, घोड़ी में 6 से 8 घंटे और सुअरी में 8 से 10 घंटे अंडाशय का जीवन काल होता है। नर पशुओं में बांझपन, लिबिडो, समागम करने के लिए जरूरी कामोत्तेजना, लिबिडो कहलाता, समागम करने के लिए जरूरी कामोत्तेजना। नर बांझपन, बच्चा पैदा करने में अस्थायी या अस्थायी असमर्थता या उपचार से सही हो सकती है। नर नपुंसकता, हाँ, बच्चा पैदा करने में स्थायी असमर्थता, इसका उपचार संभव नहीं है। नर पशुओं में बांझपन के मुख्य कारण इम्पोटेंसिया, कामोत्तेजना में कमी एवं समागम में असमर्थता, बेलेनोप्रोटेप्रिप्यूस में सूजन आना, फिमोसिस, शिश्न के प्रीप्यूस से बाहर न आना, पैराफिमोसिस, बाहर निकले हुए शिश्न का प्रोप्यूस में वापस न, पैराफिमोसिस, बाहर निकले हुए शिश्न का प्रीप्यूस में वापस न जाना, और फेलोकैम्पोसिस, शिश्न का अपनी सामान्य स्थिति में व घुमाव, डाइफिलम, शिश्न का 2 भागों में विभाजित हो जाना, ब्रोकन पेनिस, शिश्न का टूट जाना, इम्पोटेंसिया जेनेरेटिंग, निषेचन होने में असमर्थ, कामोत्तेजना व समागम की क्षमता दोनों सामान्य होती हैं। क्रिप्टोकिडेज, जन्म के पश्चात वृषण का वृषण कोश में न आकर उदर गुहा में रह जाना क्रिप्टोकिडेज्म कहलाता है। यदि दोनों वृषण उदर गुहा में रह जाते हैं, जिससे यह सबसे ज्यादा घोड़े में देखने को मिलती है। और चाइटिस, वृषणों में सूजन आना, इस स्थिति में वृषण का तापमान बढ़ने की वजह से शुक्र जनन बाधित हो जाता है। इससे वृषणों पर दबाव पड़ता है। वृषणों का तापमान बढ़ने की वजह से शुक्र जनन बाधित होता है। यह सामान्यतः घोड़े एवं सुअर में देखने को मिलती है। हेरमोफिट्रियम, सामान्यतः शुक्राणु की लंबाई बुल की 69.59, बफेलो की 61.95, वंशानुगत जन्मजात शुक्राणु विकार, एक्रोसोम डिफे, कुबोनी क्नोबिक स्पर्म, मल्टीपेरेक्टेल स्पर्म, डॉग डिफेक्ट, सांड में शुक्राणु की पूंछ का मिड स्पेस पर कुंडलित होना, इस की वजह से पूंछ का छोटा दिखाई देना। इस का मुख्य कारण वीर्य में जिंक की सांद्रता बढ़ना है। एस्पर्मिया, वीर्य का आयतन 0 होना। हाइपरमिया, आयतन का कम होना। हाइपोस्पर्मिया, वीर्य का आयतन कम होना। हाइपर माने वीर्य का आयतन बढ़ना। एंजियोस्पर्मिया, शुक्राणु 0 होना। नॉर्मोजोस्पर्मिया, सामान्य होना, शुक्राणु की सांद्रता सामान्य होना। ओलिगोजोस्पर्मिया, शुक्राणु की सांद्रता का कम होना। पॉलीजोस्पर्मिया, शुक्राणुओं की सांद्रता का बढ़ जाना। एस्थीनोजोस्पर्मिया, शुक्राणुओं की गतिशीलता कम होना। और न्यूरोजोस्पर्मिया, शुक्राणुओं का मृत होना। टेट्राटोजोस्पर्मिया, असामान्य शुक्राणु की प्रतिशत में वृद्धि होना। शुक्राणु विषमता के प्रकार। प्राथमिक विषमता, सेमिनिफेरस ट्यूबुलस में गड़बड़ी की वजह से उत्पन्न विषमता। द्वितीयक विषमता, शुक्राणुओं में सेमिनिफेरस ट्यूबुलस से निकलने के पश्चात एपिडिडाइमिस एवं वास डिफरेंस में पैदा होने वाली विषमता। तृतीय विषमता, शुक्राणु में स्खलन के दौरान या स्खलन के पश्चात पैदा होने वाली विषमता।